नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीएस मॉक टेस्ट 5th डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस टेस्ट को जरूर अटेंड करिए और बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फाउंडेशनल कोर्स के बारे में। डिकोड एग्जाम एक फाउंडेशनल कोर्स लेके आया है जिसमें एंटायर सिलेबस टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। आरओ का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट को सीधा पूछ सकते हैं। अगर इस फाउंडेशनल कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, तो यहां पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा और प्रश्न के ऊपर दिख रहा होगा भूल सुधार। जीएस मॉक टेस्ट 4th में एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैं उस गलती को सही करवा दूं आप लोगों की। प्रश्न 2 दिया था, उसमें 3 ऑप्शन आपको दिए थे। ठीक है, मैं प्रश्न को फिर से नहीं पढ़ रही हूं, आपका समय नहीं बर्बाद करूंगी। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बी। 2 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो आपका गलत है। ठीक है, जब मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई थी तो वहां पर मेरे से पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्लाइड में इंफॉर्मेशन लिखी थी ना, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो डिग्री था वो 0 में कन्वर्ट हो गया था और ये 150 हो गया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था उस समय। तो प्लीज क्लास इसको आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जो भूल हुई थी उसको सुधार लीजिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे वजह से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला हम प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न नहीं, आज का हम पहला प्रश्न अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए और देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। यहां पर लिखा है हेलियोडोरस के शासक का राजदूत था। ठीक है, हेलियोडोरस जो है वो किसका राजदूत था? पहला आपको दिया गया है डाइमेकस, दूसरा जस्टिन दिया गया है, तीसरा आपको डियोडोरस दिया गया है और आखिरी आपको दिया गया एंटीयोलकिड्स। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या है? एंटीयोलकिड्स। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर हम थोड़ा सा हेलियोडोरस के बारे में जान लें। जो हेलियोडोरस था वो एक यवन दूत था। ठीक है, वो किसका दूत था? हमने आपको बता दिया, वो एंटीयोलकिड्स का दूत था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसने भागवत धर्म को अपना लिया था और साथ ही साथ उसने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब हम विदिशा को आज के समय में बेसन नगर से के नाम से जानते हैं और ये मध्य प्रदेश में। तो कभी भी अगर प्रश्न आपका बने कि वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे हेलियोडोरस ने। अच्छा, ये किसका राजदूत था? एंटीयोलकिड्स का राजदूत था। मैंने आपको बता दिया, इसने भागवत धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसके समय में था? तो ये शुंग शासक भागपत्र के दरबार में आया था। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने इसको रेड अंडरलाइन करना भूल गई हूं मैं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, शुंग शासक भागपत्र के दरबार में ये आया था। इतनी चीजें क्लियर। जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्रश्न के साथ ही। ठीक है, यहां पर आपके कुछ अभिलेख और स्तंभलेख दिए गए हैं और यहां पर रूलर्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम महास्थान अभिलेख की बात करते हैं तो हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। जब भी हम गिरनार अभिलेख की बात करते हैं, रुद्र दामन की बात करते हैं। जब भी प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त। ठीक है, उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त, एरण अभिलेख भानुगुप्त, ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज। ठीक है, हाथी गुम्पा खारवेल, नासिक गौतमी बालश्री। ठीक है, देवपाड़ा विजयसेन और ऐहोल अभिलेख की जो पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। क्लास
इस स्लाइड का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं वहां पर इसको रख लीजिए। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, मैं आपको बता रही हूं। RO, यूपी PCS, यूपी SSS, कहीं से भी किसी भी परीक्षा में आपका यहां से पूछ लिया जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैं बीच में खड़ी हो जाती हूं, ठीक है, या फिर आप नोट डाउन कहीं पर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न अब आप देखिए, अरे यहां पे अभी हम अगले प्रश्न पे नहीं आए, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हम मेगास्थनीज की बार बार बात करते हैं, पेपर में अक्सर पूछता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो आप मुझे बताइए कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा गया था, किसके दरबार में ये आया था, ठीक है। और इंडिका किसने लिखी है, ये दोनों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है, दूसरा इंडिका किसने लिखी है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए आज की क्लास का। सातवाहन काल में भागवत धर्म की जानकारी नाना घाट के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। अब यहां पे दो चीज तो आपको समझ में आ गई। हमने क्या बात की, सातवाहन काल में भागवत धर्म की बात की है, ठीक है, और नाना घाट अभिलेख की बात की है। या नाना घाट अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है पूछा है। तो यहां पर पहला आपको दिया गया पुष्पगुप्त, दूसरा आपको दिया गया है कौदई, तीसरा आपको दिया गया है नागनिका और आखिरी आपको दिया गया है परम ब्रह्म। तो जब भी हम नाना घाट अभिलेख की बात करते हैं तो हम नागनिका की बात करते हैं। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अभिलेखों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसके पहले भी डिस्कस किए हैं, आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। देखिए यहां पर क्या है, सातवाहन काल में भागवत धर्म की जानकारी प्रथम शताब्दी ईस्वी के नाना घाट के अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मुझे आप एक उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको भी लगता होगा कि मैम कितने क्वेश्चंस पूछती हैं। देखिए मेरा पर्पस ये रहता है ना कि जब भी मैं एक प्रश्न आपसे डिस्कस करूं तो उससे रिलेटेड जितने प्रश्न आपके पहले पूछे गए हैं वो भी रिवाइज करा दूं, ठीक है। तभी इसीलिए मैं कुछ आंसर्स खुद दे देती हूं और कुछ आंसर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए देती हूं। आप होमवर्क करोगे तभी आपका जल्दी जल्दी दिमाग काम करेगा। तो मुझे ये बताओ सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिखो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे और वो बताना जरूर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और इंडिका किसने लिखी थी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास सोलंकी राजवंश के शासक डैश द्वारा पराजित किया गया था। यह प्रश्न मैंने GS मॉक 4th में आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, प्रश्न के फॉर्म में नहीं, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था। जब मैंने मोहम्मद गौरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी थी तो वहां पे इसका उत्तर भी मैंने आपको दिया था। देखते हैं कितनों को याद है। पहला है आपका राजा भीमदेव द्वितीय, दूसरा है मूल राजा, तीसरा है कर्णदेव प्रथम और आखिरी है जयसिंह, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर आपका है वो क्या है, भीमदेव सेकंड। ए आपका सही है। भीमदेव सेकंड एक सोलंकी राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। देखिए यहां पर देखिए कर्माटियन शासकों के खिलाफ मोहम्मद गौरी के अभियान के परिणाम आए और उन्होंने ये ईयर याद रखिएगा 1175, यहां पे याद रखिएगा 1175, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। कब, तो मोहम्मद गौरी ने इस समय इस ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था, मुल्तान में। हिंदी में भी लिखा है, दुखी मत होइएगा कि मैम अंग्रेजी में लिख दी। यहां देखिए मुल्तान पर कब्जा कर लिया था, कब, 1175 में, ठीक है, ठीक है। 1178 में माउंट आबू के पास कायदारा की लड़ाई का सामना किया, किसने, मोहम्मद गौरी ने। अब यहां पर आपका प्रश्न कहां से बनता है, ध्यान दीजिएगा क्लास। अभी तक किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, अगर पूछा गया होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कायदारा, ये देखिए कायदारा की लड़ाई, किसकी, कायदारा की लड़ाई पूछेगा कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1178 में, ठीक है। और इसी में भीमदेव द्वितीय जो हमने अभी डिस्कस किया है, भीमदेव द्वितीय सिंहासन पर चढ़ा और अपनी मां नाइकी देवी के साथ माउंट आबू पे कायदारा की लड़ाई लड़ी, जो एक महत्वपूर्ण रीजेंट थी। समझ में आ रहा है आपको
क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई हो तो वो दूर हो जाए। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो मोहम्मद गौरी है उसने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था, 1175, ठीक है। देखिए यहां पर 1175 ऐसे नंबर याद रहते हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूं। फिर दूसरा आप याद रखेंगे 1178 पे उसने माउंट आबू पर आक्रमण किया था, ठीक है। और उस समय वहां का रूलर कौन था, वहां का रूलर आपका था, राजा था भीमदेव द्वितीय, और उसके साथ उसकी खुद की मां थी, मां कहीं कहीं नायकी देवी दिया रहता, कहीं कहीं नायिका देवी दिया रहता, तो परेशान मत होइएगा, नायकी देवी, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी को हराया गया था इसमें, जिसकी सेना को मुल्तान से रेगिस्तान के पार मार्च के कारण पहले ही बहुत नुकसान हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। यहाँ पे कई बार प्रश्न पेपर में इस तरीके से पूछा है कि मोहम्मद गौरी को किस शासिका ने हराया था, ठीक है, तो वहां पे उत्तर आपका दिया रहता था नायिका देवी। तो यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे तराइन युद्ध का बता दीजिए, तराइन युद्ध कब हुआ था, और तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको परास्त किया था, या जो पहला तराइन था उसमें कौन विजेता था। ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, मुसलमान द्वारा दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण कहां किया गया था, ठीक है। Where was the first invasion of South India by Muslims? मुस्लिम्स ने साउथ इंडिया पे सबसे पहला आक्रमण कहां किया था। पहला आपको दिया गया मदुरा, दूसरा आपको दिया गया द्वार समुद्र, तीसरा आपको दिया गया देवगिरी, और आखिरी आपको तेलंगाना दिया है। और यहां पर सही उत्तर आपका सी है, देवगिरी में, ठीक है। चौथे का सही उत्तर आपका सी है। अगर हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें तो यहां पर आप देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और उस समय देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। नाम याद रखिएगा, पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय उस वहां का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव। और ये किसके नेतृत्व में किया था जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और वहां का शासक कौन था, रामचंद्र देव। बस इतने पॉइंट्स बहुत है, सफिशिएंट है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको समय लग सकता है, तो ध्यान से देखिए। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। सबसे पहले आपको एचिसन कमिटी दिया गया है, फिर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की बात की गई है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन की बात की गई है, और यहां पर पूरा स्टेटमेंट लिखिए कि यहां पर पाकिस्तान की डिमांड भी की गई है, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड की बात की गई है। तो दो प्रश्न यहां पे आपके तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की डिमांड की गई, ठीक है, और ये किस ईयर में हुआ वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाना, और आखिरी आपको दिया गया है ली कमीशन। तो यहां पर मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन 1940 में पाकिस्तान की डिमांड की है, ठीक है। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है, और अगर हम एचिसन कमेटी की बात करें तो ये 1886 में, ठीक है। और लीग जो है वो आपका कब है, 1924 के आसपास। तो यहां पर अब आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर सबसे पहले आपका होगा 1863 सी, ठीक है। सी के बाद आपका है ए, ठीक है, 1886। फिर आपका है डी आपका है 1863, नहीं, डी आपका है 1924 और 1940, सॉरी ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। हमने सबसे पहले सी लगाया, सी आपका क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद ए की हमने बात की, एचिसन कमेटी जो है वो 1886 में आई है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डी की बात की, डी में आपका क्या है, डी में आपका ली कमीशन है 1924 में, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन से ही रिलेटेड कमिटी थी। और आखिरी आपका बी है, बी में हमने
क्या बताया कि लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड की थी, तो बी यहां पर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है। यहां पर गलत पूछा गया है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय के समय आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के समय, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती इरविन के समय, या मोपला विद्रोह जो है लॉर्ड रीडिंग के समय। तो यहां पर कौन गलत है पूछा गया, रॉन्ग पूछा गया, इसी वजह से ये होगा। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है वो लॉर्ड एरिंगटन के समय नहीं, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, और मुस्लिम लीग 1906, ठीक है, ये किसके समय, लॉर्ड मिंटो के समय। यहां पर आप देख लीजिए, जब हम प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1904 लॉर्ड कर्जन, जब हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मिंटो 1906। ठीक है, काकोरी ट्रेन की डकैती की जब हम बात करेंगे 1925 लॉर्ड रीडिंग, और मोपला विद्रोह की बात करेंगे 1921 लॉर्ड रीडिंग, और ये आपका मालाबार रीजन में हुआ था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड ली कमीशन और एचिसन कमीशन की बात की थी, तो यहां पर आप से मैं एक प्रश्न पूछूंगी और उत्तर भी खुद ही दे दूंगी, नहीं तो आपको बार बार लगेगा मैम कितने प्रश्न पूछती हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है बताइए। ठीक है, सिविल सर्विसेज के फादर किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 1904 में लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया था। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किस वाइसरॉय के समय में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, 1885 में जब आईएनसी फॉर्म हुई थी तो उस समय वाइसरॉय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो आपका कौन रहता है वाइसरॉय, लॉर्ड कर्जन रहता है 1905 में। ठीक है, और 1906 में जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है तो आपका कौन रहता है वाइसरॉय, लॉर्ड मिंटो रहता है। ठीक है, और आपको याद होगा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक जगह याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपको दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा आपको दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ठीक है, ऑल इंडियन किसान सभा के स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है। सी आपको दिया गया कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। फिर आखिरी आपको दिया गया है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1935 में आया है। इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पुनः प्रारंभ की बात करेंगे तो ये 1932 और कहीं कहीं 1933 लिखा रहता है, तो 1932 का एंड था, तो इसमें परेशान मत होइएगा। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। तो 1932 हम समझते हैं। आपको याद होगा जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद महात्मा गांधी भारत लौटते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया जाता है और साथ ही साथ पूना पैक्ट साइन होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था अगर प्रश्न आपसे पूछे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। दांडी मार्च कब हुई थी, थोड़ा सा बताएंगे। तो देखिए दांडी मार्च जो थी वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन बाद, आफ्टर 24 डेज ये लोग पैदल यात्रा किए थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। ये चीज आप याद रखिएगा। तो उसके ये हो गया इतनी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं
तो ए ऑप्शन आपका देखिए यहां पर। फिर देखिए क्लास, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात की है तो ये 1934 याद रखिएगा, 1934 याद रखिएगा। और दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का, 1934, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है। ये आपका कब है? 1936, 1936। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा 1935, 1932। तो सबसे पहले 19, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी जो है वो सही है, ठीक है। ईयर आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है 1932 में, कहीं कहीं 1933 भी दिया गया है, लेकिन आप ये याद रखिएगा 1932, ठीक है। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। अक्सर पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, ठीक है। अब यहां पर आप याद रखिएगा, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू तथा मैंने आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर एक प्रश्न और कभी पेपर में पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वो क्या है कि 1931 में बिहार में जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? 1931 में बिहार में जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो आप नाम याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण का और फूलन प्रसाद का, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न, बैंकॉक किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑन विच रिवर इज बैंकॉक लोकेटेड? मैकोंग, मैनाम, साल्वीन या चायो फ्राया? तो यहां पे डी आपका सही है, चायो फ्राया पे आपका बैंकॉक स्थित है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न, चूरिया पर्वत श्रेणी कहां पर है? ठीक है, चूरिया माउंटेन की बात की गई है, चाइना में है, म्यांमार में है, कंबोडिया में है या फिर नेपाल में है? तो इसका भी उत्तर आपका क्या होगा? डी होगा, नेपाल में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहां पर लाहौर, किरथर, इस्लामाबाद, मुल्तान। तो यहां पर जो सही उत्तर आपका है वो क्या है? सी आपका सही उत्तर है। सबसे पहले आपका इस्लामाबाद आता है, ठीक है, फिर लाहौर आता है, उसके बाद आपका मुल्तान आता है और फिर किरथर आता है। यहां पर भी देख लीजिए आप एक बार, सी सही उत्तर है। सबसे पहले इस्लामाबाद, देखिए क्लास, सबसे पहले क्या है? इस्लामाबाद है, फिर लाहौर है, फिर मुल्तान है, फिर किरथर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, सुमेलित करना है। तुजु दर्रा, भोर घाट, जेलेप्ला, फिर उसके बाद यांग याप दर्रा। ठीक है, और यहां पे महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। तो आप लोगों को में से ज्यादातर लोगों को पता होगा जो भोर दर्रा है, भोर घाट जो है, सॉरी भोर घाट जो है, भोर घाट दर्रा नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। कभी कभी मैम भी बोलते बोलते कुछ गलत बोल देती हैं, तो उसको सही कर लिया करो। ठीक है, चलिए, भोर घाट जो है वो कहां पर है? वो आपका महाराष्ट्र में है। तो बी का फर्स्ट कहां दिया गया है? एक ही ऑप्शन में दिया गया, बहुत आसान ऑप्शन रखे गए हैं यहां पर, बी का फर्स्ट हो गया, तो आपका ए सही होगा। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं, जब हम जेलेप्ला की बात करते हैं तो ये कहां पर है? सिक्किम में है, सी का फोर्थ। चलिए वेरीफाई हो गया, सी का फोर्थ। ठीक है, तो तुजु दर्रा जो है वो कहां पर है? आपका मणिपुर में है। ठीक है, और यांग याप दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सही हो गया। ठीक है, अब देखो, मैंने तो सिक्किम के दर्रे ऐसे याद किए थे कि सिक्किम का जो दर्रा है वो आपका क्या है? नाथू जी, नाथू जी। ठीक है, तो नाथू जी करके मैंने 2-3 बार बोला था, नाथू जी सिक्किम। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता था कि नाथुला दर्रा और जेलेप्ला ये कहां पर है? सिक्किम में है। ठीक है, और ऐसे रोहतांग भरा शिप, अब मैंने ऐसे याद किया था, मैं आपको बता रही हूं कि एक शिप है, ठीक है, उसमें बहुत मजा आ रहा है, रोहतांग भरा शिप। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सब आपका कहाँ था, हिमाचल प्रदेश। अब खुद सोचो, जिस शिप में रोहतांग भरा होगा उसमें बैठने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए ना, तो हिमाचल प्रदेश, रोहतांग, तो रोहतांग दर्रा, बारालाचा और शिपकिला, ये आपका कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ऐसे आप याद कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको मन करे तो यहाँ पे ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब मैं अगले क्लास में आपसे पूछूंगी रोहतांग बरा शिप क्या है, तो आप लोग जिसने क्लास अटेंड की होगी उसको पता होगा। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला आपका है सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, दूसरा दून घाटी देहरादून, जौहार घाटी जम्मू कश्मीर और युथांग घाटी सिक्किम। देखिए क्लास, ऐसे प्रश्न बार बार आपके स्टेट के एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न कभी गलत मत करिएगा। अब देखिए, जब भी हम सांगला घाटी की बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश में ही है, सही है, ठीक है। दून घाटी देहरादून आप हमेशा सुनते होंगे, देहरादून में है, ठीक है। फिर जौहार घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर दिया गया है, नहीं, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। युथांग घाटी की जब हम बात करते हैं तो सिक्किम दिया गया है, ये भी सही है। जौहार घाटी जो है ना ये उत्तराखंड में है, कहां पर है, उत्तराखंड, तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। देखिए जौहार घाटी उत्तराखंड। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए, शिखर दिया गया है और राज्य दिए गए हैं, ठीक है, कहां पर ये शिखर स्थित है ये पूछा गया है। डोडा बेटा तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब आप मुझे इसी पे बताएंगे डोडा बेटा पे कि टोडा ट्राइब्स, वैसे मैंने आपसे पूछा है शायद, ये कई बार पूछा रहता है कि टोडा ट्राइब्स कहां मिलती हैं, टोडा ट्राइब्स, ठीक है, मुझे बताइएगा। फिर आपको दिया गया है कलसूबाई, फिर पावांगपुई, फिर संदा कफू, ठीक है। तो जब भी हम डोडा बेटा की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु इसका होगा। तो ए का थर्ड कहां दिया गया, बड़ा अजीब ऑप्शन बनाया गया है क्लास, ए में पूरा 3 रख दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, कलसूबाई जो है वो महाराष्ट्र में है, बी का फोर्थ इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है पावांगपुई जो है वो कहां है, मिजोरम में है, सी का फर्स्ट। अब सी का फर्स्ट ये हुआ, तो संदाकफू जो है वो वेस्ट बंगाल में है, तो ए आपका सही उत्तर होगा। देखो प्रश्न आसान था, ठीक है, लेकिन इस बार ऑप्शन डिफिकल्ट बना दिए गए थे। इसके पहले जो मैंने आपको प्रश्न कराया था उसमें क्या था, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी थी किसी भी एक की तो आपने खट से लगा दिया था, लेकिन यहां पर देखो कंफ्यूज कर दिया गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। देखिए ए आपका सही उत्तर है। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, डोडा बेटा की बात करेंगे तमिलनाडु, ठीक है, कलसूबाई की बात करेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, पावंगपुई की बात करेंगे मिजोरम, याद रखिएगा पावंगपुई, ठीक है, संदाकफू की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा कहां है, सुंदरबन डेल्टा ये बताइएगा, सुंदरबन डेल्टा, और बताइएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, लार्जेस्ट डेल्टा ये भी बताइएगा, ठीक है। 3 प्रश्न बताइएगा आप, तीन लिखिए। सुंदरबन डेल्टा कहां है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा किन किन नदियों के मिलने से बनता है ये भी बताइएगा, कौन कौन नदियां उसके लिए है, और फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहां पर है ये भी आप मुझे बताएंगे। ये 3 प्रश्न आप देख के बताइए। चलिए अब हम 14 क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, ठीक है, यहां पे मैच करना है। जब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम में आपका वॉल्थर पेलेसिमिंग आएगा, ठीक है। तो ए का सेकंड हम लिख लेते हैं, ए का सेकंड, ठीक है। उसके बाद जब हम लाइजोसोम की बात करेंगे तो लाइजोसोम में आपका डूवे आएगा, ठीक है। बी का थर्ड, देखिए ए का सेकंड और बी का थर्ड कहीं पे दिया गया है, तो ये यहां पे दिया गया सी में, तो सी आपका सही होगा। न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस में आपका क्या होगा, फेलिस फोंटाना, ठीक है। और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, रिचर्ड ऑल्टमैन। तो यहां पर आप उत्तर देख लीजिए, सी सही उत्तर है आपका, ठीक है। एक बार इसको और देख लीजिए, जब भी हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। लाइजोसोम की जब हम बात करेंगे तो क्रिस्टियन डी डुवे, ठीक है। न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो फेलिस फोंटाना, और माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करेंगे तो रिचर्ड ऑल्टमैन। तो इसको आप ध्यान में दे लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही है पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। पहला आपको दिया गया है केंद्रक के विभाजन को, ठीक है, केंद्रक के विभाजन को साइटोकाइनेसिस, एक मिनट, केंद्रक के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है कोशिका प्रत्य का विभाजन को कैरियोकिनेसिस कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, आपको डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की जब बात की गई है तो इसको साइटोकाइनेसिस दिया गया है, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की जब बात की गई है तो इसको कैरियोकिनेसिस कहा गया है। और पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं यहां पे दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। क्यों कोई करेक्ट नहीं है? क्योंकि इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है। जब हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कैरियोकिनेसिस, ठीक है। और जब हम मतलब कोशिका प्रत्य की जब विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा क्लास। देखिए कभी कभी क्या किया करिए, कुछ प्रश्न इंग्लिश में देख लिया करिए, कुछ प्रश्न हिंदी में देख लिया करिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इस प्रश्न को यहाँ पे रखने का मतलब ही यही था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होता तो यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस लिखा है तो साइटो शब्द आ रहा है, और साइटो शब्द आपका किससे रिलेटेड है, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। इसको कहते हैं ना, थोड़ा सा आप मतलब दिमाग लगाइए, पेपर हल हो जाता है, वो वाली चीज हो गई, ठीक है। तो देख लिया करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लिया करिए, दिल पे मत लिया करिए लैंग्वेज को। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। आपका मेन टारगेट एग्जाम में पेपर क्वालिफाई करने का है, ठीक है। कोई प्रीलिम्स में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे। आपका क्वालिफाई है, आप मेंस में अपीयर हो गए। नहीं क्वालिफाई है तो आपको कितनी भी नॉलेज होगी उसका कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा कभी कभी इंग्लिश हिंदी दोनों देख लिया करिए, आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है माइक्रोबियोम, ठीक है। तो ये आपका दिया गया यीस्ट का कवकीय घटक, फंगल कंपोनेंट ऑफ यीस्ट। फिर आपको दिया गया हरा मोल्ड, फिर आपको दिया गया गुलाबी ब्रेड मोल्ड, फिर आपको दिया गया है माइकोराइजा, ठीक है। और आपको दिया गया पौधों की जड़ों और कवक के बीच में सहजीवी संबंध। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपका ए है। जब भी हम माइक्रोबियोम की बात करते हैं तो यहां पे यीस्ट का कवकीय घटक की बात नहीं करते, हम यहां पे लाइकेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइकेंस की बात करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, यहां पर क्या गलती थी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब हम लाइकेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। सहजीवी संबंध किसके किसके बीच में होता है? सहजीवी संबंध की जब हम बात करते हैं, जब हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं जिसमें कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। तो ये आपके एल्गी और फंजाई के बीच में होता है, कवक के बीच में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैरेजिनन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैरेजिनन जो है वो कहां से एक्सट्रैक्ट होता है ये पूछा गया है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं, सही उत्तर आपका सी है। चोनड्रस जो है उससे कैरेजिनन आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ इस तरीके से आपका दिखता है चोनड्रस, ठीक है। मैंने फिगर इसलिए आपके लिए लेके आया है क्योंकि फिगर जब आप देखते हो तो आपको चीजें याद रहती है। जो कोन्ड्रस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और यहीं से कैरेजिनन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लू विट्रियल नाम से जाना जाता है? पहला आपको दिया गया है जिंक सल्फेट, दूसरा आपको दिया गया है जिंक सल्फाइड, तीसरा आपको दिया गया है क्यूप्रिक क्लोराइड और आखिरी आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम ब्लू विट्रियल के बात करते हैं तो वो आपका कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, ठीक है। ब्लू विट्रियल की जब भी हम बात करेंगे तो वो कॉपर सल्फेट होगा। अब कुछ फैक्ट्स और हम देख लेते हैं, यहां पर आप देख लीजिए। ब्लू विट्रियल की जब हम बात करेंगे या फिर विट्रियल ऑफ साइप्रस की जब हम बात करेंगे तो वो कॉपर सल्फेट होगा। जब हम ग्रीन विट्रियल की बात करेंगे तो वो आयरन सल्फेट होगा। याद रखिएगा, क्लास प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियल की जब हम बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, और रेड विट्रियल की जब हम बात करेंगे तो कोबाल्ट सल्फेट। ये भी पॉइंट्स एक जगह नोट कर लीजिए, प्रश्न यहां से बहुत बार
पेपर्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन? पहला आपको दिया गया है हैरी फोर्ड, फिर आपको दिया गया है क्या, टॉमलिंसन, फिर सी आपको दिया गया है मार्लिन कूपर, और आखिरी आपको दिया गया जोसेफ रिसर। तो यहां पर मार्लिन कूपर का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? मोबाइल फोन, जिसके थ्रू आप मेरा लेक्चर आज देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP या IDA? तो जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे, तो हम किसका नाम याद रखेंगे? UNDP का। ठीक है, सी आपका जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और यहां पे ले लीजिए आप लोग, जैसे कि हम हर प्रश्न में लेते हैं। जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में, ठीक है, 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ठीक है, पहला नाम आप याद रखेंगे महबूब उल हक, ठीक है, फिर और अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, जब भी हम SDR रिपोर्ट की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, तो आप इन दोनों नाम को याद रखेंगे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। साथ ही साथ पेपर में एक बार प्रश्न ये भी बना था कि जब भी हम UNDP द्वारा SDR रिपोर्ट की बात करते हैं तो SDR रिपोर्ट्स में किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, या फिर किस पॉइंट्स के थ्रू हम SDR रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहां पे देखिए शैक्षिक स्तर की बात की जाती है, ठीक है, पहला याद रखिएगा क्लास, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति, ठीक है, हेल्थ की बात की जाती है, फिर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना की जाती है। तो शैक्षिक स्तर याद रखेंगे आप, हेल्थ का याद रखेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना की जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते हुए चलिए। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशी से जुड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एसोसिएटेड विद द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की गई है। पहला ऑप्शन भूटान, नॉर्वे, फिनलैंड, नेपाल। यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या है? ए, भूटान। जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, नेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो हम भूटान की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड बैंक, दूसरा UNDP, तीसरा SDSN और आखिरी आपको यूनेस्को दिया गया है। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वो आपका रिलीज की जाती है SDSN। SDSN का फुल फॉर्म क्या है? वैसे ये लिखा रहता है आपका यूनाइटेड नेशन, मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए इसको, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? SDSN के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंपाइल्ड बाय। पहला ऑप्शन आपको दिया गया CSO द्वारा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, फिर आपको आर्थिक मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, फिर नन ऑफ द अबव दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जो है वो कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? A, CSO द्वारा। ठीक है, CSO द्वारा आपका कंपाइल किया जाता है। यहां पर आप थोड़ा सा व्याख्या भी देख लीजिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको कि हम CSO कहते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक विभाग है। पहला IIP जो है आपका वो 1950 में प्रकाशित हुआ था और इसका आधार वर्ष 1937 है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपका पूछेगा कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप CSO देख लेंगे। अब यहाँ पे जो आपका IIP है ये रैंकिंग भी निकालता है।
तो अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, IIP रैंकिंग, और वहां पर आपको रैंक मिल जाएगा कि भारत में जो कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या रैंक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार प्रतिशत में शीर्ष हिंदू आबादी वाला जिला कौन सा है। मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि हिंदू पॉपुलेशन किस जगह सबसे ज्यादा है, ये पूछा गया किस डिस्ट्रिक्ट में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। पहला आपको दिया गया है मैनपुरी, फिर फिरोजाबाद, फिर ललितपुर, फिर आखिरी आपको चित्रकूट दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका है चित्रकूट, डी आपका सही उत्तर है। एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए। अगर हम परसेंटेज की दृष्टि से चले तो शीर्ष हिंदू आबादी वाले जिलों में आपका सबसे पहले चित्रकूट है, फिर उसके बाद ललितपुर है, फिर आपका मैनपुरी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत परसेंटेज की बात की गई है, प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है, कहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया। मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ या फिर रामपुर। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है रामपुर, ठीक है, डी आपका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर आप देख लीजिए, प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष मुस्लिम आबादी वाले जिले में सबसे पहला स्थान किसका है, रामपुर का है, उसके बाद मुरादाबाद का है, फिर बिजनौर का है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, SRI का पूर्ण रूप है, ठीक है, फुल फॉर्म, यहां पे फॉर्म करिए, मिस्टेक लिखी रहती है, कुछ कुछ चीजें पढ़ाते समय दिखती है, फुल फॉर्म करिएगा इसको, फुल फॉर्म ऑफ SRI की बात की गई है, ठीक है। तो पहला आपको दिया गया है सस्टेनेबल रिवर इनिशिएटिव, दूसरा आपको दिया गया सोलर रेडिएशन फॉर इंडस्ट्रीज, फिर आपको दिया गया सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और आखिरी आपको दिया गया सिस्टम ऑफ रेन इंटेंसिटी। क्लास जब इस तरीके के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आया करें ना तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, अब आप इस पे अगर आपको आपत्ति हो तो उसके लिए सॉरी। तो यहां पर जो सही उत्तर आपका है वो है सी। जब हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं तो हम SRI की बात करते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जान लीजिए कि SRI किसके द्वारा दिया गया था। ये 1983 में मेडागास्कर के एक आपके वैज्ञानिक थे फ्रेंच जेसुट, ठीक है, फ्रेंच जेसुट ने इसका इस्तेमाल किया था, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और राइस इंटेंसिफिकेशन से रिलेटेड टर्म है ये। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मृदा क्षरण से बचाने के लिए किया जाता है। Which of the following is used to prevent the soil erosion? Soil erosion को रोकने के लिए किया जाता है, ये प्रश्न है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया कॉन्टूर खेती, ठीक है, कॉन्टूर फार्मिंग, फिर आपको दिया गया बेंच टेरेस, फिर आपको मल्चिंग दिया गया है, फिर ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। तो इन सारे प्रोसेस से कहीं ना कहीं हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण होता है ना कि अगर पानी बहुत तेजी से आए फ्लो में तो जो फर्टाइल लेयर होती है ना, जो फर्टाइल सॉइल होता है वो भी आपका उस पानी के साथ बह जाता है। तो हमेशा कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं कि पानी जो आपका गिर रहा हो वो धीमे धीमे एक सामान्य गति से गिरे ना, बहुत तेजी से नहीं, ताकि जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल है वो आपकी रिमूव ना हो। ये सब चीजें होती है। तो यहां पर आपका डी जो है वो सही उत्तर है। अगला देखिए 28वां प्रश्न, राम बारात उत्सव कहां मनाया जाता है। वेयर इज द राम बारात फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। अयोध्या, चित्रकूट, संबल या फिर आगरा। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि अयोध्या इसका उत्तर है, लेकिन इसका सही उत्तर आपका आगरा है। तो याद रखिएगा जो राम बारात है वो कहां पर आपका सेलिब्रेट होता है, आगरा में। डी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न जो है ना ये यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप यहां पर, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका ऐसे प्रश्न मैप के थ्रू करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी मेरे पास मैप अवेलेबल नहीं है आज की क्लास में, उसके लिए सॉरी आप लोगों को, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सही उत्तर बता दूं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले आपका आएगा अमरोहा, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बदायूं, फिर उसके बाद आपका आएगा मैनपुरी और आखिरी में आपका आएगा औरैया।
ठीक है, तो इसको जरा एक बार मैप से करिएगा। आज मैं आपके लिए मैप नहीं ला पाई, उसके लिए बहुत सॉरी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, अमरोहा, बदायूं, मैनपुरी और औरैया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। बमाको कन्वेंशन कब लागू हुआ था? ठीक है, बमाको कन्वेंशन कब फोर्स में आया था, यह प्रश्न पूछा गया है। 1991, 1998, 1992, 1990। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका है 1998 में बमाको कन्वेंशन जो है वो आपका आया था फोर्स में। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा क्लास, जब हम बमाको कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीकन कंट्री से रिलेटेड था। ठीक है, ये आपका साइन जो हुआ था वो 1990 में साइन हुआ था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 1998 में। ठीक है, इसमें मेनली ये था कि वेस्ट से रिलेटेड था, कचड़े से रिलेटेड था ये, और अफ्रीकन कंट्रीज से था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितने एचई टारगेट थे? ठीक है, एचई लक्ष्य कितने थे पूछा गया, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे जो एचई टारगेट्स थे वो आपके टोटल 20 थे। याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 32। निम्नलिखित में से किसे वाटर फाउल कन्वेंशन कहा जाता है? ठीक है, तो वाटर फाउल कन्वेंशन नगोया को कहा जाता है, रामसर को, या फिर बेसिल को, या फिर रॉटरडैम को। तो मैं आपको बता दूं, वाटर फाउल कन्वेंशन हम लोग रामसर कन्वेंशन को कहते हैं। रामसर कन्वेंशन आपका वेटलैंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपका है रामसर, बी आपका सही उत्तर है। और वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न देखिए, यहां पर मैच द कॉलम है। यहां पर कुछ भाग दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, इधर आपको सूची 2 में उस भाग से रिलेटेड दिया गया है। तो यहां पे पार्ट 15 की बात की गई है, 15 की। तो 15 की जब भी बात हम करते हैं तो हम इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन कहां दिया गया? निर्वाचन, ए का सेकेंड। ठीक है, ए का सेकेंड। अब देखिए ये है 16, 17, 18, पार्ट 18। मैं हमेशा याद रखती हूँ 18 साल के बाद ना बच्चों पे थोड़े से नजर टाइट रखनी चाहिए। क्यों? इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इमरजेंसी की जरूरत होती है, हाथ से निकल जाते हैं ना सब। तो पार्ट 18 जो है वो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है, डी का थर्ड। अब डी का थर्ड यहां पर दिया गया है, अभी हम देखते हैं इतना, और यहां पर पार्ट ए का 2 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्लास 17 की जब हम बात करें तो 18 में तो हमने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन उसके पहले 18 साल होने के पहले ही इनके बोलने की जो तरीके होते हैं ना वो भी बिगड़ जाते हैं। तो लैंग्वेजेस में दिक्कत आने लगती है। जो लोग बच्चे जो होते हैं ना 17 साल में जाते थे, उनकी जो भाषा है ना वो बिगड़ने लगती है, और 18 साल में इमरजेंसी लगानी पड़ती है। तो अब आप देखिए 17th जो है, 17th आपका किससे रिलेटेड है? ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया? सी का फोर्थ। तो ए आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए, ए आपका सही उत्तर है। कैसे? भाग 18 की जब हम बात करेंगे, भाग 18 में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले 17 साल में ही क्या होता है, इनकी लैंग्वेज बोलने का तरीका ही खत्म हो जाता है, तो राजभाषा से रिलेटेड है। 16 साल में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और भाग 15 आपका निर्वाचन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड है। अब आप जिस तरीके से भी चीजों को पढ़े, आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता है तो किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज, प्रीएम्बल में किस तरीके से ये सब चीजें लिखी हुई है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, या फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, या फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और आखिरी आपका दिया गया सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका ये है, ए सही है। हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बात करते हैं। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये एकदम सही तरीका है जैसा लिखा हुआ है आपका। चलिए
अब हम 35वें प्रश्न को देखते हैं। यहां पर आपकी समितियां दी गई हैं, वहां पे अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर रूल्स कमिटी। प्रोसीजर रूल कमिटी के आपके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। यहां पर आप करिए ए का सेकंड, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। यहां पे हम लिख लेते हैं ए का सेकंड, ठीक है। फिर दूसरा आपका दिया गया है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है, तो बी का फर्स्ट। फिर उसके बाद आपका दिया गया मौलिक अधिकार उप समिति। उप समिति के कौन थे आपके? जेबी कृपलानी थे, तो सी का थर्ड हो गया। और डी संघीय संविधान समिति की अगर हम बात करें तो इसके जवाहरलाल नेहरू थे, तो डी का फोर्थ हो गया। अब देखिए 2134 सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है पूछा गया है। मूल अधिकार ब्रिटेन, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी की हम बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, आयरलैंड, विधि का शासन जर्मनी। फिर डिटेल्ड कॉमन लिस्ट की बात की गई है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका दिया गया है। तो यहां पर हम आपको बता दें, क्लास यहां पे सही करिएगा, हम जब डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो वो आयरलैंड से ही लिया गया, तो करेक्ट पूछा गया है, तो ये बी आपका सही होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिया गया है, ध्यान दीजिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है। और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डिटेल्ड कॉमन लिस्ट यहां पे आप कॉन्करेंट लिस्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट कर लीजिए और ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा, आप नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए क्लास हम 37 क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनुच्छेद दिया गया है इधर और सामने आपको उससे रिलेटेड चीजें दी गई है। तो अनुच्छेद 2 लिखा हुआ है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 3 दिया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। 15वां दिया गया है, विधि के समक्ष समानता। 16वां दिया गया, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। और करेक्ट पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 16 सही दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्या है? 16 है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सही है। यहां पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है, दोनों को बदल दिया गया है। यहां से देखिए, जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन की बात कही गई है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 जो है, इसमें आपके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपका धर्म, ठीक है, रिलीजन, सेक्स, रेस, ये सब बोला गया है। और 16 में आपका क्या बोला गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। और 14 में आपकी बात की गई है, जो यहां पर आपको गलत दिया गया था, मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको दिया गया था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 231 किस चीज से संबंधित है? जिला योजना के लिए समिति, ठीक है, संघ राज्यों, राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना या सहकारी समितियों का निगमन, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है, आर्टिकल 231 जो है वो क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, सी आपका सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न यहां से भी बनता है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आपका जो महाराष्ट्र में है, दादर और नागर हवेली, फिर आपका दमन और दीव और गोवा पर भी अधिकार है बॉम्बे हाई कोर्ट को। कहां का अधिकार है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन, दीव और गोवा पर, ठीक है। जब कोलकाता उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, यहां पे याद रखिएगा अंडमान और निकोबार। देखिए, कभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र एक साथ नहीं दिया रहेगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है, बस आपका दे दिया रहेगा कि दादर और नागर हवेली ऑप्शन में, या फिर दमन और दीव रहेगा। तो आप याद रखिएगा ये किससे एसोसिएटेड है?
बॉम्बे हाई कोर्ट से। जब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार की तो वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट से। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर मद्रास उच्च न्यायालय की जब हम बात करेंगे, मद्रास हाई कोर्ट की, तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी, याद रखिएगा क्लास, पौंडीचेरी मद्रास, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कोलकाता, दमन एंड दीव आपका बॉम्बे, दादरा नागर हवेली बॉम्बे, ऐसे याद रखिएगा। जब हम गुवाहाटी की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपके स्टेट्स हैं सब गुवाहाटी उच्च न्यायालय उनके लिए है, ठीक है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, सॉरी, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 आप याद रखेंगे। किसके अंडर में आते हैं? गुवाहाटी में। 4 याद रखिएगा क्लास, प्रश्न बनता है। जब हम केरल की बात करेंगे तो केरल में केरल और लक्षद्वीप, ठीक है। और जब हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा में, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ पर अधिकार है, ठीक है। और ये सब आपके 231 आर्टिकल में दिए गए हैं कि एक जो हाई कोर्ट है वो आपका एक या एक से ज्यादा स्टेट पर उसका अधिकार हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा, ये याद रखिएगा आर्टिकल 231। अब भारत में जनगणना नगर के संबंध में क्या सही है, ठीक है। सेंसस टाउन की बात की गई है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, पूछे गए हैं, कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िएगा। न्यूनतम जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम ना हो, और पुरुषों कार्यकिक जनसंख्या का कम से कम 85% कृषि कार्यों में संलग्न हो, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन इज 5000 और मोर, द पॉपुलेशन डेंसिटी शुड नॉट बी लेस देन 500 पर स्क्वायर किलोमीटर और एटलीस्ट 85%, मैं अंडरलाइन कर देती हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 85% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो यहां पर 5000 और मोर ये तो सही है, ठीक है, लेकिन यहां पर 500 पर पर्सन नहीं है, ये 400 के है, और यहां पर 75 नहीं है, 75 है, 75, 85 नहीं है, 75 है, तो आपका ए सही उत्तर है। देख लीजिए यहां पर 500, ठीक है, इसको 5000 कर लीजिएगा क्लास, 5000 कर लीजिएगा इसको, यहां पे 400 और यहां पर आपका 75, उसको 5000 ध्यान से कर लीजिएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर में कौन नहीं है? कौन नहीं है, मोस्ट पॉपुलस सिटी में कौन नहीं है पूछा गया है। पहला आपको बीजिंग दिया गया है, ठीक है, फिर ग्वांगिंग नीनू दिया गया है, फिर शिकागो दिया गया है, फिर आपको साओ पोलो दिया गया है। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर है वो है शिकागो, ठीक है, सी आपका जो है वो सही उत्तर है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 40 प्रश्नों के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, रिकॉर्ड एग्जाम और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।